हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 6 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स वाला टॉपिक बीएससी के साथ साथ अगर आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वाला टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते क्या हैं, मेन हम पॉलीमर की बात करते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो लगभग सब चीज़ें पॉलीमर्स ही हैं। अगर मैं इस पेन की बात करूँ, ये पेन भी एक पॉलीमर है, ये जो पेपर है हमारे पास ये भी एक पॉलीमर है, या हम जो कपड़े पहन रखे हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं खाने पीने की, वो सब क्या है, पॉलीमर्स ही हैं। अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन हम देखें कि पॉलीमर क्या होते हैं, तो पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी हाई होगा इनका। और ये बनते कैसे हैं, दे आर मेड फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। छोटी छोटी रिपीट यूनिट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। Made from small repeating units। और ये जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं ये इन ए रेगुलर वे। तो पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी हाई होगा इनका। और इनमें स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होती हैं जो बार बार रिपीट होके पॉलीमर मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं। और ये जो यूनिट ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, ये रेगुलर वे में ज्वाइन होती हैं। अगर यहाँ पर हम देखें पॉलीमर, इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, पोली और मर्स। तो पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर्स मीन पार्ट्स। तो पॉलीमर इसके नाम में क्या लिखा हुआ है कि मैनी पार्ट्स, की एक ही यूनिट है हमारे पास, वो बार बार रिपीट होके उस बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। तो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं बहुत सारी, मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं इन ए रेगुलर वे और वो पॉलीमर बनाती हैं। और ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो मोनोमर्स क्या होते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनसे हमें जो पॉलीमर है इनकी रिपीटिंग यूनिट ड्राइव करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच वी कैन ड्राइव या वी कैन form, we can drive repeating unit of polymer। इसे हम बोलते हैं मोनोमर। तो जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसको मोनोमर नहीं बोलते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल जिनसे हमें रिपीटिंग यूनिट मिलती है उन्हें हम मोनोमर बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिसमें जो मोनोमर होता है वो एज इट इज़ रिपीट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पॉलीमर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें जो मोनोमर है एज इट इज़ रिपीट नहीं होता, उसके कुछ 1-2 ग्रुप एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। तो ये है हमारी मोनोमर की डेफिनेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होगी, पॉलीमराइजेशन में ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक दूसरे से ज्वाइन होके पॉलीमर्स बना देती हैं। तो ये थी 3 डेफिनेशंस इसमें। सबसे पहले पॉलीमर, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और इनमें स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं। उसके बाद मोनोमर है। मोनोमर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिससे हमें जो पॉलीमर हैं उनकी रिपीटिंग यूनिट मिलती है। और पॉलीमराइजेशन इट इज़ ए प्रोसेस जिसके थ्रू जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं हमारी, जो मोनोमर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक दूसरे से ज्वाइन होके पॉलीमर्स को बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पॉलीथीन एक वेल नोन एग्जांपल है, ये एक पॉलीमर, हम काफ़ी बार नाम सुन चुके हैं इसका, पॉलीथीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉलीइथाइलिन। पॉलीथीन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन मॉलिक्यूल है।
पॉलीथीन मतलब यहाँ पर देखो वर्ड आया है पॉलीमर, कि जो भी सिंगल यूनिट होती है मर, उसके साथ हम पॉली लगा देते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है। तो हमारी जो यहाँ पर हम बात करें पॉलीथीन, तो इथीन और साथ में पॉली वर्ड मतलब बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके पॉलीथीन बना देते हैं। तो ये इथीन है, कॉमन नेम इसका इथाइलिन होता है, इसलिए हम जो पॉलीमर बनता है उसको पॉली इथाइलिन भी बोल सकते हैं। इथीन अगर इसको हम इथीन बोलते हैं तो पॉलीथीन, या कॉमन नेम इथाइलिन बोलते हैं तो पॉलीइथाइलिन। तो जब इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर पॉलीथीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CH2CH2N, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा मोनोमर था इसके अंदर क्या है, अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड हमने ये इधर दिखा रखा है और इस कार्बन का जो एक बॉन्ड कम हुआ है डबल बॉन्ड ब्रेक होने से वो हमने यहाँ पे शो कर रखा है। ये जो बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं ये हमेशा ब्रेकेट्स के ऊपर ही दिखानी है, जो ब्रेकेट हम लगा रहे हैं इसको कट करके ही दिखानी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आगे ऐड होते रहते हैं। ये कोई मतलब एंड ग्रुप नहीं आ गया है, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड दिखा दें कि बस इतना ही मॉलिक्यूल है, नहीं, ये मॉलिक्यूल इधर भी बढ़ता जा रहा है और इधर भी, हमें नहीं पता ये कहाँ एंड होगा। तो जिस भी पॉलीमर को आप रिप्रेजेंट करो उसमें हमेशा हमें ब्रेकेट इसी टाइप से लगाने हैं। दूसरी चीज़, अब देखो हम पॉलीमर बना रहे हैं तो इन पॉलीमर्स का कहीं ना कहीं कोई एंड ग्रुप तो होगा, हम एन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो ये एन इन्फिनिटी तो है नहीं, कहीं ना कहीं इसका एंड होगा। तो पॉलीमर्स का एंड कैसे होता है, मेनली पॉलीमर्स में 2 टाइप्स के एंड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंड ग्रुप्स। अगर पॉलीथीन की ही हम बात करें कि पॉलीथीन में किस तरह से हम इनके एंड ग्रुप्स को दिखाएंगे, जैसे ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, एंड ग्रुप क्या होंगे, एक ग्रुप इधर लगा होगा, एक ग्रुप इधर लगा होगा और बीच में जो भी पार्ट रह गया वो होगा। तो यहाँ पर टोटल n इथीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, तो सेंटर में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, n-2 मॉलिक्यूल्स को हम इधर लिख लेते हैं, ये तो हो गए n-2 मॉलिक्यूल्स। अब एक इथीन ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा और एक इथीन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वो जो एंड ग्रुप है वो या तो इस टाइप से हो सकता है CH3CH2 या फिर CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों में से किसी भी टाइप का एंड ग्रुप हो सकता है। या अगर हम और कोई मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है इनसे डिफरेंट जो एंड ग्रुप है वो इनसे डिफरेंट हो। मेनली ये जो एंड ग्रुप है डिपेंड करता है इन द मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि हम पॉलीमराइजेशन किस वे में कर रहे हैं। जब हम इसकी सिंथेसिस करेंगे उस टाइम हमें पता चलेगा कि एंड ग्रुप हमें कैसे पता चलता है। लेकिन बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें एंड ग्रुप्स का एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि वो किस टाइप के एंड ग्रुप हैं। तो इसलिए जनरली हम पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट एंड ग्रुप के साथ हमने रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जो मोनोमर होता है हमारा, उसी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो रिपीटिंग यूनिट पॉलीथीन की बात करें तो CH2CH2 ये हमारे पास यहाँ पे जैसे लिख रखा है CH2CH2, ये रिपीटिंग यूनिट होती है। इसी के फॉर्म में हम ब्रैकेट लगा के N लगा देते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन पॉलीमर्स की। कोई भी पॉलीमर हो उसकी जो रिपीटिंग यूनिट है उसी के फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। पॉलीमर को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें ये मिलते कहाँ से हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इसके बेसिस पर ये जो मेन हमारा मेथड है क्लासीफाई करने का, यहाँ से हम 3 पार्ट्स में ड्राइव कर सकते हैं पॉलीमर्स को। फर्स्ट वन इज नेचुरल पॉलीमर। जैसे ही आप नाम सुनते जाओगे एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप के पॉलीमर्स की या कौन सी क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल पॉलीमर्स, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स, और थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखो नेचुरल पॉलीमर जो हमें नेचर से मिलते हैं,
जैसे प्लांट या एनिमल से हमें मिलते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल हम लिखें, जैसे सेलुलोज है हमें प्लांट से मिलता है, स्टार्च है, ये सब कौन से और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो नेचुरल पॉलीमर, नाम से ही हमें क्लियर पता चल रहा है नेचुरल पॉलीमर्स जो हमें नेचर से मिले। नेक्स्ट वन है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? वो जो मैन मेड पॉलीमर हों, जिन्हें हम खुद लैब में सिंथेसाइज करें, जैसे पॉलीथीन है। इसको तो हम हर जगह पढ़ते चलेंगे, कोई भी एग्जाम्पल हो सिंथेटिक पॉलीमर्स में, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस आएंगे जिसमें पॉलीथीन एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पॉलीमर है ये पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीब्यूटाडाइन है, पॉलीस्टाइरीन है, बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर्स की स्टडी करेंगे। एक क्लासिफिकेशन में नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात हम करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मेन जो कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, क्या क्या यूजेज होंगे इनके, सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। थर्ड है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक मतलब ये पता चल रहा है कि कुछ पार्ट तो हमने इसका बनाया है, खुद मैन मेड है, और कुछ हमें नेचर से मिला है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स के साथ हम थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देते हैं, कुछ नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उनके साथ कुछ एक हो सकता है उनके किसी फंक्शनल ग्रुप हो या किसी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम रिप्लेस कर दें या फिर कुछ और ऐड कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। मेनली सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम क्या लिखेंगे? दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है, थोड़ा सा हम उनको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे सेलुलोज से हम बनाते हैं, अगर सेलुलोज की हम एसिटाइलेशन करवा देते हैं, यहाँ पे एसिटाइलेशन क्या होता है? ये एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। इस टाइप से हम इसे लिखते हैं, या और अगर अच्छे से मैं लिखूं एसिटिक अनहाइड्राइड, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा इस टाइप से, एसिटिक अनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है एसिटिक अनहाइड्राइड। जो ये वाला पार्ट है इसको हम AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मल AC2O आएगा, ये AC2O एसिटिक अनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। जब सेलुलोज की हम एसिटाइलेशन करवाते हैं तो ये वाला पार्ट सेलुलोज के साथ अटैच हो जाता है और ये बन जाएगा सेलुलोज डाई एसिटेट। तो देखो नेचुरल पॉलीमर क्या था? सिर्फ सेलुलोज था, हमने उसकी एसिटाइलेशन करवा के 2 एसिटेट ग्रुप और लगा दिए साथ में, तो ये सेलुलोज डाई एसिटेट बन गया। और सेलुलोज डाई एसिटेट का जो कॉमन नेम है उसे हम बोलते हैं रेयोन। अब तो ये सुना हुआ सा नाम लग रहा है रेयोन, हम इससे थ्रेड बनते हैं। तो देखो रेयोन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको हमने बनाया कैसे है? सेलुलोज से। सेलुलोज की एसिटाइलेशन करवाई तो सेलुलोज डाई एसिटेट या फिर रेयोन बन गया है। अगर हम सेलुलोज की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट। ये भी क्या है? एक सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। हमने सेलुलोज लिया और सेलुलोज की नाइट्रेशन करवाते हैं तो सेलुलोज ट्राई नाइट्रेट बन गया। इट इज ऑल्सो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स के साथ हम थोड़ी बहुत उनको मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ और ग्रुप हम उनके साथ ऐड कर देते हैं, उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये थी एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, 3 पार्ट्स नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट। जो हम मोनोमर यूज करते हैं उसका नेचर कैसा है? नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट। इसके बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज होमोपॉलीमर एंड अनदर वन इज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर।
होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो इससे जो दूसरा वर्ड होगा इसका मतलब उसमें एक से ज़्यादा वैरायटीज हो सकती हैं। तो चलो हम देखते हैं क्या होते हैं इसमें। होमोपोलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट हो। वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। जैसे ए हमने ये कोई मॉलिक्यूल ले लिया तो बार बार यही मॉलिक्यूल रिपीट होके ये पॉलीमर बना देगा, इसको हम बोलते हैं होमोपोलीमर। नेक्स्ट है हमारा कोपोलीमर। कोपोलीमर में जो मोनोमर यूनिट होती है वो 2 या मोर देन 2 टाइप्स की मोनोमर यूनिट होती हैं, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होंगे, 2 और मोर देन 2 टाइप मोनोमर यूनिट, टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट तो बहुत सारी होंगी इनके अंदर। जैसे एक मोनोमर यूनिट हमने ए ले ली, एक मोनोमर यूनिट हमने बी ले ली, तो इन दोनों से मिलके जो पॉलीमर, या फिर हम कोई और भी थर्ड एक और पॉलीमर यूनिट ले लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट होती है, उन्हें हम बोलते हैं कोपोलीमर। से इन दोनों से अगर हम पॉलीमर बनाएं, ए के साथ में बी अटैच हो गया, फिर से ए आ गया, फिर से बी आ गया, फिर से ए पी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हमने डेफिनेशन की थी पॉलीमर की, उसमें क्या था कि मोनोमर यूनिट एक रेगुलर वे में ज्वाइन होते हैं। ऐसे नहीं कि पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया। एक रेगुलर वे होगा इनका, पहले ए बी, फिर से ए, फिर से बी। इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोपोलीमर। अगर होमोपोलीमर के एग्जाम्पल की बात करें, फिर से हम पॉलीथीन एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, जिसमें क्या होता है, एक ही मोनोमर यूनिट है। इथीन, सिर्फ इसका मोनोमर क्या है, इथीन। इथीन को हम कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ ऐड करते चलेंगे तो वो क्या बन जाता है, पॉलीथीन। और तो कोई भी अलग टाइप की इसके अंदर कोई यूनिट ही नहीं ऐड हुई है। तो ये है होमोपोलीमर का एग्जाम्पल। अगर हम कोपोलीमर की बात करें, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है नायलॉन 66। इसको हम नायलॉन 66, ये मतलब विदाउट एनी सिंबल भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों 6 के बीच में हम कोमा भी लगा सकते हैं। नायलॉन 66। तो इसमें क्या होता है, 2 मोनोमर यूनिट होती हैं इसके अंदर। एक है एडिपिक एसिड और दूसरी मोनोमर यूनिट है इसके अंदर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। एडिपिक एसिड की हम बात करें, एडिपिक एसिड 6 कार्बन्स होते हैं और ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों एंड्स पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और बीच में 4 CH2 यूनिट होंगी, COOH, CH2, 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 CH2 और COOH। ये है एडिपिक एसिड। और इसके साथ में जो दूसरी मोनोमर यूनिट है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 6 और एक NH2 ग्रुप इधर ऐड है, एक NH2 ग्रुप इधर ऐड है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ ऐड होते रहते हैं, जैसे पहले एडिपिक एसिड है, उसके बाद में फिर हेक्सामिथाइलिन वाली यूनिट आ गई, फिर से एडिपिक एसिड आएगा, फिर से हेक्सामिथाइलिन आएगा। और इनमें जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों में, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये इस NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से यहाँ NH2 ग्रुप है, ये दूसरे एडिपिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। अगर यहाँ पर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड ये इस टाइप से है और ये है हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का अमीन पार्ट। तो यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इनमें बॉन्डिंग क्या हो जाती है, C+O, ये वाला कार्बन। इसकी बॉन्ड किसके साथ बन गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ है एक हाइड्रोजन और साथ में जो भी ग्रुप इधर लगा हुआ है। जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो मेन क्या है, पहले एक बार एडिपिक एसिड आएगा, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन आएगा, फिर से एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। अल्टरनेटिवली दोनों मॉलिक्यूल्स या दोनों मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते रहेंगे। तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कोपोलीमर। तो ये थी हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मोनोमर यूनिट। जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ
पॉलीमर, जो पॉलीमर हम बना रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसके बेसिस पर जो स्ट्रक्चर है पॉलीमर्स का, इनके बेसिस पर पॉलीमर्स के 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर, सेकंड है ब्रांच पॉलीमर्स, और थर्ड कैटेगरी आती है इनमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इनका भी नाम से ही कुछ कुछ हमें अंदाज़ा लग रहा है। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, ब्रांच पॉलीमर क्या होते हैं। जैसे जो लीनियर होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर्स। जिनमें ब्रांचिंग होती हैं उसको ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं। ये वाला नाम थोड़ा सा अलग है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो चलो डिटेल में देखते हैं। हमें लीनियर पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो सिर्फ स्ट्रेट चैन में ही एक बढ़ते जाते हैं, जैसे इस टाइप से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिर्फ उनमें स्ट्रेट चैन्स होती हैं लीनियर पॉलीमर, या जो भी लेयर्स होती हैं पॉलीमर की वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें भी हम पॉलीथीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पॉलीथीन एक ऐसा पॉलीमर है जो लीनियर पॉलीमर में भी आता है और ब्रांच पॉलीमर में भी आता है। ये इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि पॉलीथीन का लीनियर स्ट्रक्चर है या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर है। अगर इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो भी लीनियर लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर क्लोजली फिट हो जाती हैं, और क्लोजली फिट होने की वजह से इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है। इसी वजह से जिस पॉलीथीन का स्ट्रक्चर लीनियर होता है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे HDP भी लिख सकते हैं। तो ये है जैसे पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से हम पॉलीप्रोपीन भी वो लिख सकते हैं यहाँ पे। पॉलीप्रोपीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। नेक्स्ट है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। सबसे पहले हम अगर इसका एग्जाम्पल लें तो पॉलीथीन ही आएगा, लेकिन सिर्फ पॉलीथीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लो डेंसिटी पॉलीथीन। जिस पॉलीथीन के स्ट्रक्चर में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, या कोई भी पॉलीमर है अगर उसमें ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, वो जो लेयर्स हैं, जो चैन है पॉलीमर की, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली फिट नहीं हो सकती, और क्लोजली फिट नहीं होंगी इसी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो उनकी हार्डनेस है, जो रिजिडिटी है, वो भी थोड़ी सी कम होती है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज अमाइलोपेक्टिन। ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है अमाइलोपेक्टिन। ये भी क्या है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर पॉलीमर है, एक ही पॉलीमर में बहुत सारी यहाँ पर ब्रांचिंग होती हैं, और जो ये ब्रांच है, ये ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमने एक चैन बना दी उसी में हम ब्रांच बनाते हैं। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, इनकी ब्रांचेज में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। जैसे ये हमने ब्रांचेज बना दी, इसके अंदर भी, फिर इस ब्रांच के अंदर भी, और एक मतलब ब्रांचेज के अंदर भी ब्रांचेज निकलती ही रहती हैं। इनको हम बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन और अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट वन है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर जिनकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। इसको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के साथ साथ 3D नेटवर्क पॉलीमर भी बोल देते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D नेटवर्क पॉलीमर। तो ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, ये इस तरह से 3D फ्रेमवर्क होता है इनका, काफ़ी हार्ड होती हैं ये भी। जो भी पॉलीमर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे बेकेलाइट है, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स हैं, इन सब का 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होंगी। तो देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। लीनियर पॉलीमर, जो पॉलीमर हैं लीनियर चैन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ब्रांच पॉलीमर जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, और क्रॉस लिंक पॉलीमर जिनमें जो लेयर्स होती हैं वो भी एक दूसरे से अटैच होती हैं। क्रॉस लिंक का मतलब यही है कि एक दूसरे से ही अटैच्ड है। तो ये है क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन,
कि जो हम पॉलीमर बना रहे हैं उनको बनाने का मेथड क्या है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस बेसिस पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने का, कि जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है उसके बेसिस पर एक कैटेगरी, एक को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर्स बोल देते हैं। इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर हम इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और जो नेक्स्ट होगा हमारा, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसका भी एक और नाम है जिसे बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और इस मेथड से जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स बनते हैं उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। अभी एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती क्या है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो मोनोमर यूनिट है हमारी वो विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसी है एज इट इज़ वैसे ही वो एक दूसरे के साथ ऐड होती रहती है। जैसे इसमें भी हम पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पॉलीथीन में क्या था, CH2 ये वाले जो यूनिट है मोनोमर है इथीन, यही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होता रहता है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया। ऐसे नहीं कि जो CH2 था उसका CH बन गया या एक कार्बन हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो जो मोनोमर यूनिट की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही एक दूसरे के साथ ऐड होती रहती है। चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले एक इथिन मॉलिक्यूल है उसके साथ में फिर दूसरा इथिन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, चैन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर थर्ड मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो चैन थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं इसे चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट है वो एज इट इज़ एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है पॉलीमर में, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेज होता है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया था एक नाइलॉन 6,6 का। नाइलॉन 6,6 में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और जो डाई अमीन थी वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक इसके अंदर मोनोमर यूनिट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड इसका नाम है, और दूसरी यूनिट होती है हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन NH2, ऐसे हैं। तो देखो अगर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इसके अंदर तो ये दोनों यूनिट एज इट इज आती है, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये वाली हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो फिर ये इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज इट इज है, बीच में 4 कार्बन्स हैं और यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो यहाँ से हट चुका है। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ होगी, डायरेक्टली नाइट्रोजन से, क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन का कम हो गया है और एक बॉन्ड नाइट्रोजन का कम हो गया। इसकी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इस नाइट्रोजन के साथ एक ये वाला हाइड्रोजन भी है और साथ में जो भी ग्रुप्स रह गए हैं उन्हें हम एज इट इज रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो मोनोमर यूनिट एज इट इज ऐड नहीं हुई है, यहाँ पर अमीन था और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, लेकिन अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया है, अमाइड लिंकेज हो गई है यहाँ पे। तो मोनोमर यूनिट्स एज इट इज एक दूसरे के साथ ऐड ना होकर वो कंडेंस हो रही हैं, मतलब वहाँ से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रही हैं, और ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर तो हमने क्या था, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स, एक एडिपिक एसिड और एक हमने हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन को ऐड किया तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अगर फिर से हम एक और एडिपिक एसिड लेते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर नेक्स्ट हम हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन लेते हैं तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच तो होते हैं पर साथ के साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट, जैसे वाटर निकल गया, कुछ एग्जाम्पल्स में अल्कोहल रिलीज होता है, कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कुछ मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। मोनोमर यूनिट एज इट इज ज्वाइन नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का भी यहाँ पे यही मतलब है कि हर स्टेप पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है।
कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये हमारी 2 क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट हमारी पॉलीमराइजेशन है और ये लास्ट क्लासिफिकेशन होगी, सॉरी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है नॉट पॉलीमराइजेशन, ये डिपेंड करती है मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। तो देखो मोलिकुलर फोर्सेस पर कैसे क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। जो पॉलीमर्स होते हैं, हमें ये तो देख लिया कि पॉलीमर के बहुत सारे यूजेज होते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक क्या होता है, ये भी एक पॉलीमर ही है जो पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन से बनता है। अब प्लास्टिक के कितने सारे यूजेज हैं। अगर हमारे घर में प्लास्टिक ना हो, या मान लो कि प्लास्टिक एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो शायद बनेंगी ही नहीं। हमारे घर में हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है पॉलीमर का, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी पॉलीमर्स हैं, अगर पॉलीमर ना हो तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जो इन पॉलीमर्स की इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस डिपेंड करते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, या इनकी इलास्टिसिटी कितनी है, या फिर टफनेस क्या होगी, इनके अंदर कितने हार्ड है ये मॉलिक्यूल्स। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, या कुछ और भी प्रॉपर्टीज होंगी इनके अंदर। और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर्स की, ये डिपेंड करती हैं मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। और ये मोलिकुलर फोर्सेस, हम कौन से मोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, जो पॉलीमर्स की लेयर होती हैं। जैसे ये हमारा पॉलीमर है, ये लेयर्स पॉलीमर की चेन है। इन चैन के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस मोलिकुलर फोर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो पॉलीमर की अलग अलग चैन होती हैं, वो एक दूसरे से कितनी स्ट्रोंगली अटैच हैं, या कितनी वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस जो फोर्स है या जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है इनकी मोलिकुलर फोर्सेज, इसके बेसिस पर हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं पॉलीमर्स को। 4 कैटेगरी होंगी इसमें। फर्स्ट वन इज इलास्टोमर, नेक्स्ट होगा फाइबर, थर्ड वन है थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट है थर्मोसेटिंग। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चेन्स ऑफ द पॉलीमर। तो इलास्टोमर क्या है, देखो इसके नाम में इलास्टो वर्ड आया है, मतलब इलास्टिक। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो मोलिकुलर फोर्सेज हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेज होंगे इनके अंदर। और वीक वैन डर वाल फोर्स होने की वजह से ही हम इनको काफ़ी स्ट्रेच कर सकते हैं। जो इनकी स्ट्रेचिंग है, अगर मान लो कोई भी हमारे पास पॉलीमर है, उसकी लेंथ ये है हमारे पास, तो इलास्टोमर्स को हम इसके ओरिजिनल लेंथ के 10 टाइम्स स्ट्रेच कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं ये। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मेनली ये कोयल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं एक दूसरे के साथ। जो अलग अलग लेयर हैं, इस टाइप से हम इनकी लेयर्स को दिखाते हैं। ऐसे हमने ये लेयर्स बना दिए। तो इनके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं। जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये जो कोयल फॉर्म में है इनकी चैन, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। और स्ट्रेट होने से क्या होगा, इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इतनी स्ट्रेट हो जाती है, मतलब इतनी स्ट्रेचेबल हैं कि जो ओरिजिनल इनकी लेंथ है उसके 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उनको स्ट्रेच करना छोड़ते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं। तो देखो ये स्ट्रेच होती, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि इनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्सेज ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेच करना बंद कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। उसका रीज़न क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन में वो कोयल फॉर्म में प्रेजेंट हैं और उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही जैसे ही हम उनके ऊपर फोर्स हटा देते हैं, वो अपनी ओरिजिनल जो भी शेप थी या जो साइज़ थी उसको अटेन कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फाइबर।
या अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें इलास्टोमर्स में, नेचुरल रबर इसका एक एग्जांपल है। रबर का तो हमें पता ही है स्ट्रेचेबल होता है, और हम यहाँ पर स्ट्रेचेबल की ही बात कर रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल कुछ और ना भी याद आए, सबसे पहले हम रबर लिख देंगे, नेचुरल रबर या फिर वल्केनाइज्ड रबर, जो भी सेमी सिंथेटिक रबर होते हैं वो सब भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, और नेचुरल रबर भी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फाइबर। इनके अंदर जो मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो स्ट्रोंगेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर ही होता है, स्ट्रोंगेस्ट होंगे। और जो फोर्स होता है इन लेयर्स के बीच में वो या तो होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इसके अंदर होता है स्ट्रोंग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, स्ट्रोंग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे नायलॉन का हम एग्जांपल लें, नायलॉन 6 इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप भी होता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इनकी लेयर्स के बीच में। और पोलर ग्रुप भी, ऐसे कार्बोनिल एक पोलर ग्रुप है, NH ग्रुप भी है, वो भी एक पोलर ग्रुप है। तो इन पोलर ग्रुप्स के बीच में स्ट्रोंग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, इसी वजह से मोलिकुलर फोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनमें स्ट्रोंग होता है, और ये हार्ड होते हैं काफ़ी। जैसे जितना ज़्यादा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज होगी, तो ये काफ़ी हार्ड पॉलीमर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मोलिकुलर फोर्सेज हैं, वो इलास्टोमर से तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन फाइबर के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो चलो हम देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो और अगर ये सॉफ्ट हैं फिर से हम इनको कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको जितनी बार मर्जी हम हीट या कूल करते रहें, ये वापस से जैसे ही हम इनको हीट करते हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही हम इनको थोड़ा सा ठंडा करते हैं ये हार्ड हो जाएंगे। मैनी टाइम्स हम इनको चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, और इनकी केमिकल कंपोजिशन में ऐसा करने से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट फ्लूइड होते हैं ये। जैसे ही हम इनको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं, और इनमें जो चेंजेस है ये एक बार हार्ड हो गए हैं उसके बाद हम इनको वापस सॉफ्ट, मतलब चाहे कूल कर लो, हीट कर लो, कुछ भी कर लो, इसके बाद ये चेंज नहीं होंगे, हार्ड ही रहेंगे। तो इनमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं, हम उनको बार बार चेंज कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, जो थर्मोप्लास्टिक में लेयर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, ये लेयर इसी टाइप से होंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है, जब वो सॉफ्ट होते हैं रूम टेम्परेचर पर तो इस टाइप से लेयर्स होती हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इन लेयर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इस टाइप से ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, और इनकी केमिकल कंपोजिशन, अब ये जो हार्ड हो चुकी है, जो क्रॉस लिंकिंग हो गई है इनके बीच में, अब ये वापस से इस फॉर्म में नहीं आएंगी। ये है रीजन कि थर्मोसेटिंग में एक बार जो चेंज हो जाते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, दोबारा हम उसको उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं लेके आ सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं जिसकी वजह से कि हम इसको फिर से हार्ड से सॉफ्ट या सॉफ्ट से हार्ड बना सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। 5 टाइप से हमने क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट अगर हम इसी की बात करें, डिपेंड ऑन मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द लेयर्स ऑफ पॉलीमर। इसमें ये मत देखना कि जो मोनोमर्स हैं उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर मोलिकुलर फोर्सेज की हम बात करें, जो पॉलीमर की चेन होती हैं उन चैन के बीच में, जो चैन्स हैं डिफरेंट उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो इस बेसिस पर पॉलीमर्स को हमने क्लासीफाई किया है, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड फाइबर। एक था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, हम पॉलीमर्स को कैसे बना रहे हैं, वहाँ पर 2 टाइप्स में थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन और नेक्स्ट वन थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसी तरह से हमने एक क्लासिफिकेशन की थी जिसमें जो पॉलीमर्स हैं उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग। एक थी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज थी, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। एक क्लासिफिकेशन थी
डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें पॉलीमर्स मिल कहाँ से रहे हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।